नमस्कार, मैं हूं विशाल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी की मैथ की प्रैक्टिस सेट की क्लास। ठीक है ना। इसमें एक से एक अच्छा सोल्यूशन के साथ आपको सवाल कराए जाएंगे। ठीक है ना। ये क्लास अच्छी रहेगी आपके लिए, देखना। ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें पहला सवाल दे रखा है। 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल किया जाता है तो इन 13 संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है ना। क्या दे रखा है इसमें? 12 संख्याओं का औसत 15 दे रखा है। तो 12 गुणा 15 है बराबर कितना हो जाएगा? 180। ठीक है ना। इसमें एक 13वीं संख्या और जोड़नी है। क्या जोड़नी है? 41। अब संख्या कितनी होगी? 13 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 180 प्लस 41, ये आ जाएगा 4 12 का 221। ठीक है ना। ये 13 संख्याओं का योग आ गया। कितना आ गया? 13 संख्याओं का योग 221 आ गया। ठीक है ना। अब हमें 13 संख्याओं का औसत निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? 221 बटे 13। 13 का नाम 13 कितना बचा? 9। 13 7 91, यानी 17 आंसर आ गया आपका। कितना आ गया? 17। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो हमारे ऑप्शन में 17 है वो हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल इसमें दे रखा है, ए और बी अकेले एक कार्य को क्रम से 4 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 4 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों बी से प्रारंभ करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? एकांतर दिनों से काम कर रहे हैं और बी से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। ठीक है ना। बी किसी काम को कितने दिन में करेगा? 9 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 चौक 36। तो जब हम 4 से इसको 36 को भाग देंगे तो 9। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी? 9। ए की एफिशिएंसी 9, और जब 9 से हम 36 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी मतलब होती है कार्य क्षमता। तो बी की जो कार्य क्षमता आ गई 4 आ गई, और ए की कार्य क्षमता 9 आ गई। ठीक है ना। अब हम बी से शुरू कर रहे हैं। पहले दिन बी ने काम करा कितना? बी ने पहले दिन काम करा कितने एफिशिएंसी का साथ काम करेगा? 4 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो पहले दिन कितना काम हुआ? 4। ठीक है ना। और दूसरे दिन फिर कौन काम करेगा? ए। तो ए कितनी कार्य क्षमता के साथ काम करेगा? 9 के साथ। तो दूसरे दिन कितना कार्य हो जाएगा? 9। यानी 2 डे का कार्य कितना आ गया? 2 डेज का हमारा कार्य आ गया 9 4 13। 2 डेज में कितना कार्य हो रहा है हमारा? 13 कार्य हो रहा है। समझ में आ गई नहीं? अब 4 डेज का निकालेंगे। 4 डे का कितना आ जाएगा? 4 डे में 26। 4 डे में 26, क्योंकि 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26। ठीक है ना। और कार्य है कितना? टोटल कार्य कितना है हमारा? टोटल कार्य है 36। हमें 36 कार्य करना है। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर भी शुरू करेगा। अगले दिन में 5 दिन में कार्य कितना हो जाएगा? 5 डे में कार्य हो जाएगा हमारा कितनी एफिशिएंसी के साथ? बी फिर से शुरू करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ। तो 26 4 जोड़ देंगे तो 5 दिन में हो जाएगा हमारा 30 कार्य। 30 हो गया। ठीक है ना। अब बचा कितना हमारा? 30 कार्य हो गया। 36 वो 6 और बचा। ठीक है ना। तो 6 कौन करेगा? 9 करेगा। वो ए करेगा 9 एफिशिएंसी के साथ। तो हमारे 5 डे तो ये आ गए, और कार्य बचा कितना है हमारा? 6 कार्य बचा है, और कितनी एफिशिएंसी के साथ करेगा? 9 के साथ। तो ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। तो ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सही 2/3। इतने दिन में हमारा कार्य हो जाएगा। ठीक है ना। कितने दिनों का कार्य पूरा हो जाएगा? 5/2 5 सही 2/3। ठीक है ना। इतने दिनों में हमारा कार्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इसमें हमारा दे रखा है, एक विशेष धनराशि 7 वर्षों में 5,680 रुपए है और 11 वर्षों में 6,640 रुपए हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है। क्या ज्ञात करनी है हमें? दर। तो देखिए इसमें हम 4 वर्षों में क्या निकालेंगे? 4 वर्षों का ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे वो? पहले 7 वर्षों में कितना दे रखा है? पहले 7 वर्षों में दे रखा है 5,680। ठीक है ना। 5,680। और 11 वर्षों का कितना दे रखा है? 11 वर्षों का दे रखा है हमारा 11 वर्षों का दे रखा है 6,640 6,640 दे रखा है। इनका डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा? 4 वर्षों का ब्याज हो जाएगा हमारा। 4 वर्ष
का ब्याज या SI, ठीक है ना, साधारण इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बराबर है, इसमें से घटाएंगे तो 0, 14 में से 6 गया और यहाँ कितना बचा 5, 960 रुपये आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया 960 रुपये। ये हमारा 4 वर्षों का साधारण ब्याज आ गया, कितना आ गया 960 रुपये, 4 वर्ष का SI 960 रुपये, ठीक है ना। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 4 से इसे भाग कर देंगे, 4 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 वर्ष में 240, ये 1 वर्ष का आ गया, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI कितना आ गया 240 रुपये, ठीक है ना। तो 7 वर्षों का कितना आ जाएगा, 7 वर्षों का 7 से गुणा कर देंगे, 7 वर्ष का SI बराबर 240 गुणा 7, कितना आ जाएगा ये 7 0 0 और 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है ना। सही करिए बराबर, नहीं यहाँ पर 2 आएगा, हासिल 2 6, 1680 रुपये आ गया। ये कितने का आ गया, ये 7 वर्षों का SI निकल कर आ गया कितना 1680 रुपये, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 7 वर्षों का, ये जो 7 वर्ष का दे रखा हमारा, ठीक है ना, कितने का दे रखा 7 वर्ष का SI और ये कितने का था 11 वर्ष का, ठीक है ना। तो 7 वर्ष का जो ये अमाउंट था हमारा, क्या था ये अमाउंट था, अमाउंट 7 वर्षों का, ठीक है ना, और ये 11 वर्षों का अमाउंट था। तो यहां से अमाउंट में से हमने क्या निकाल लिया था, 4 ब्याज निकाल लिया था 4 वर्षों का, सही है। उसके बाद में देखो 7 वर्ष का SI आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। तो कैसे निकालेंगे, जो 7 वर्ष का अमाउंट है इसमें से हम 7 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, ठीक है ना। तो P बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5680 माइनस 1680 बराबर कितना आ गया 4000, 4000 तो आएगा क्योंकि 80 में से 80 के डबल 0 बच गया और 56 में 16 गए तो 40 बच गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया 4080 आ गया, सही है ना। ये क्या आ गया हमारा मूलधन आ गया प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब हम इसकी दर निकालेंगे, दर कितनी, 1 वर्ष का कितना ब्याज है हमारा 240 रुपये गुणा 100 बटे कितने पे निकाल रहे हैं हम 4000 रुपये गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा ये 2 0 से ये 2 0, 1 0 से ये 0 और 4 से हम इसे काटेंगे 24 को तो 6% आ जाएगा, ठीक है ना। 6% हमारा क्या आ गया, 6% हमारा क्या आ गया, 6% हमारी दर आ गई, ठीक है ना, 6% की दर है, सही है। समझ में आया आपको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसमें दे रखा है राम को अपनी राशि की 12.5% हानि होती है और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपये बचते हैं। राम के पास प्रारंभ में कितनी राशि थी। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है 12.5% की क्या हो रही है, 12.5% की क्या हो रही है, इसमें हानि हो रही है, हानि। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ठीक है ना। तो पहले कोई वस्तु जब 8 की थी तो वो बाद में 7 की बेची जा रही है हानि के बाद में, ठीक है ना। पहले कोई वस्तु जब 8 रुपए की थी तो बाद में 7 की बेची जा रही है, कितनी परसेंट हानि के बाद 12.5% की हानि के बाद, ठीक है ना। अब जो शेष बची है, शेष कितनी बची 7 बची ना, क्योंकि 12.5% की हानि के बाद कितनी बची 7 बची, 8 की वस्तु कितनी बची 7। इसमें बोला है शेष का 75% खर्च करने के बाद, यानी जो 7 है इसका 75% खर्च कर दिया। तो हर चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है, समझ में आ गई नहीं बात। हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%। जब 75% खर्च कर दिया तो कितना बचा 25% बचा। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, 1/4 बचा। तो 1/4 की वैल्यू में कितनी दे रखी है 630 रुपये, ठीक है ना। तो हम 7 से काटेंगे, 7 ने 63, 90 बार कट गया और 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, ये 4 की इधर गुणा कर देंगे तो 360, 9 चौक 36 हो गया ना, 360 आ गई, समझ में आ गई ना। ये हमारी 1 की वैल्यू आ गई और हमें निकालनी कितनी है 8 की वैल्यू। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई 360 से गुणा कर देंगे 8 की,
तो 8 0 0 8 6 48 का 8 और 8 दिया 24 और 4 28 2880 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, जो प्रारंभिक राशि थी वो कितनी थी 2880। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सही है। अगला सवाल देखिए, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। हम इसे कैसे करेंगे? क्या दे रखा है हमने? मान लिया बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमने मान ली x है। ठीक है, और छोटी संख्या क्या मान ली? छोटी संख्या हमने मान ली y है। तो इसमें पूछा है दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी x माइनस y बराबर किसके है? उनके योग का 20% है, उनके योग का। तो योग करेंगे हम इसका x प्लस y और इसका 20% करेंगे 20/100। ठीक है ना, 20% हो गया। अब हम इसे काटेंगे तो 20 पंजे 100, 1/5 आ गया। इधर करेंगे 5 से 5x माइनस 5y बराबर x प्लस y। x इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x बराबर ये y उधर लेके जाएंगे तो माइनस किए तो उधर क्या हो जाएगा 6y। ठीक है ना, तो x और y का अनुपात कितना आ गया? इसे हम काट सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। x बराबर ये आ जाएगा हमारा 3/2, यानी x क्या थी? हमारी बड़ी संख्या थी और y हमारी छोटी संख्या थी। तो इनका अनुपात क्या आ गया? x की जगह 3 और y की जगह 2। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है? बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात। तो हमारा अनुपात कितना आ गया? 3/2, यानी 3:2। ये हमारी छोटी और बड़ी संख्याओं का अनुपात आ गया। सही, ये वाला ऑप्शन लगा देंगे 3:2। अगला सवाल दे रखा है, एक 125 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े आयताकार खेल के मैदान में छोटे हिस्से के समांतर मैदान के मध्य एक 5 मीटर चौड़ी पट्टी है। पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है ना, एक आयत बना लेते हैं। यह आयत बन गया। ठीक है ना, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 125 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 75 मीटर। ठीक है ना, चौड़े आयताकार खेल के मैदान में छोटे हिस्से के समांतर। छोटा हिस्सा क्या है हमारा? छोटा हिस्सा ये हो जाएगा। ठीक है ना, 75 सेंटीमीटर है ना, ये 125 सेंटीमीटर। तो छोटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 75 सेंटीमीटर भुजा वाली जो हिस्सा हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके समांतर, यानी इसके समांतर हमारी जो बिल्कुल बीचों बीच में हमारी एक पट्टी दे रखी है। ठीक है ना, इसके समांतर बिल्कुल बीचों बीच एक पट्टी दे रखी है जिसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 5 मीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। ठीक है ना, तो पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है हमारी? 125 और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 75। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 125 गुणा 75। ठीक है ना, अब हमें पट्टी के बिना पूरे इसका आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो पट्टी का क्षेत्रफल हम घटा देंगे इसमें से। ठीक है, क्या घटा देंगे? पट्टी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखिए पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 5, तो गुणा 5 करेंगे और लंबाई कितनी दे रखी है इसकी? 75, तो गुणा 75। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है, 75 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से। ठीक है ना, अब यहाँ से 125 में से 5 घटाएंगे, कितना बचा? 120। ठीक है ना, अब 120 और 25 की जब हम गुणा करेंगे 0 ऐसे ही 12 पंजे 60 का 0, 12 सत्ते 84 और 6 कितना आ गया? 9, 90। 12 सत्ते 84 और हासिल 6 जो लगा हमारा कितना आ गया? 90। तो 9000 वर्ग मीटर ये पट्टी के बिना, इस पट्टी के बिना इस पूरे आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना, अगला सवाल है हमारा, P और Q दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि P में 20% की वृद्धि होती है और Q में 40% की कमी होती है तो उनका योग समान रहता है। योग क्या रहता है? समान रहता है। P Q से कितने प्रतिशत अधिक है? P Q से कितने प्रतिशत अधिक है, ये सवाल हम करेंगे। तो देखिए P क्या है हमें? P और Q ये दो संख्याएं हैं।
P और Q ये क्या है, दो संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसमें हमने पहली P में क्या है, P में 20% की वृद्धि करी है, हमने ये क्या मान ली 100x है P, और ये Q जो है ये 100y है, ठीक है। दो संख्या मान ली, P जो है हमारी 100x है और Q जो है 100y है, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं इनमें क्या हो रहा है, P में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20, तो 20 की वृद्धि करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 120x, ठीक है ना। अब ये जो y है Q है, Q जो हमारी 100y है, इसमें 40% की कमी करी जा रही है, तो इसमें 40%, 100 का 40% कितना हो गया, 40 ही हो गया। जब हम इसमें 40 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 बचेगा, 60y, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है P Q से कितना अधिक है वृद्धि की और कमी करने के बाद, तो देखिए Q कितना है हमारा 60y दे रखा है और P कितना दे रखा है 120 दे रखा है, तो ये 60 120 से कितना अधिक है, 60 अधिक है, कितने से, 60 से अधिक, तो परसेंटेज निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 100, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 60 से 60 हमारी 100% अधिक है पूरा, यानी जो P है Q से कितने प्रतिशत अधिक है, पूरे 100% अधिक है, 100% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में जहां भी 100% होगा लगा देंगे। तो देखिए अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रम से 53 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो समलंब का जो है हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या, समलंब क्या होता है, समलंब हमारे इस टाइप से होता है, इसकी जो समांतर भुजा है, एक की भुजा लंबाई दे रखी है 53 सेंटीमीटर और दूसरे की लंबाई दे रखी है हमारी 68 सेंटीमीटर, और इसके जो बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर, और इसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा इनके बीच की दूरी 16 और इन दोनों का योग, दोनों भुजाओं का, दोनों समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 53 + 68, ठीक है ना। तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, तो 8 गुना इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1 5 6 6 12 121। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी गुणा ना करके हम क्या देख सकते हैं, इसमें 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, वैसे सीधी सीधी गुणा भी कर सकते हैं, तो 8 ही गुना 8 और 8 दूनी 16 का 6, 8 ही गुना 8 और 1 9, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला सवाल हमारा दे रखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 840 है और उनका महत्तम समापवर्तक 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सॉरी सेंटीमीटर याद रहा 7 है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, इसमें क्या होता है, पहले हमने मान ली एक संख्या क्या है x है, तो यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दूसरी क्या दे रखी है 56, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, तो एलसीएम कितना दे रखा है 840 और एचसीएफ कितना दे रखा है 7, 7 से काटेंगे 7 8 56 और इसे 8 से काटेंगे तो 8 गुना 8 और 0 लगा लेंगे और 8 पंजे 40, यानी x बराबर हमारी जो दूसरी संख्या आ गई 105, ठीक है ना। 105 यहाँ पर भी है, ऑप्शन में लगा देंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, ए और बी ने 150 मीटर की दौड़ में भाग लिया, ए बी को 15 मीटर आगे की दौड़ शुरू करने देता है, मतलब 15 मिनट की बढ़ देता है 15 मीटर की, और फिर भी उसे 9 सेकंड से हरा देता है। यदि ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो बी की गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहां पर क्या है, एक दूरी है 150 मीटर की, 150 मीटर की दौड़ में ए और बी भाग ले रहे हैं। ए शुरुआत से शुरू करता है और बी जो है वो 15 मीटर आगे से शुरू करता है ए से, तो ये 150 मीटर है, तो आगे दूर कितनी बची 135 मीटर, ठीक है ना। ये फिर भी इसे 9 सेकंड तक हरा देता है, तो
ए की चाल कितनी देर की है इसमें, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर प्रति सेकंड में पढ़ेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से। इससे काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी ये कितना आ गया 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना। उसके बाद में ये 150 मीटर की दूरी तय करेगा, तो कितना समय लगेगा इसे, समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 10/3 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 15 दिया 45 सेकंड टाइम आ गया हमारा, ठीक है ना। 45 सेकंड टाइम आ गया। अब ये 9 सेकंड से हरा भी देता है, तो बी को कितना समय लगेगा, बी का समय बराबर कितना आ जाएगा 45 + 9 बराबर 54 सेकंड। और हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है बी की चाल। तो बी की चाल कैसे निकालेंगे, ये 135 मीटर की जो दूरी है वो कितने सेकंड में तय कर रहा है, ये कर रहा है 54 सेकंड में। तो 135 बटे हम यहाँ पर 54 रख देंगे, और इसे ये क्या कि ये मीटर प्रति सेकंड में आई है ना चाल, तो इसे किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 18 दिया 54, यहाँ पर कितना बचा नीचे 5 दिया 15, और 15 से काटेंगे तो 9 किलोमीटर आवर। ये हमारा बी की चाल आ गई, ठीक है ना। समझ में आया। अगला सवाल दे रखा है, एक संख्या के 44% और समान संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, तो उस संख्या का 54% क्या है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है 54%। तो इसमें हम इस सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए 54 में क्या आता है 9 × 6, तो जिसमें 9 और 6 का मल्टीपल होगा वही ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, देखो ये दूसरा ऑप्शन इसमें 9 का मल्टीपल है, ठीक है ना। और वैसे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना कैसे करेंगे, देखो एक संख्या समान संख्या है 44% और उसी समान संख्या के 33%, इनका अंतर कितना दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है 286। तो ये कितना आ गया 11% आ रहा है, और 11% की वैल्यू कितनी दे रखी है 286। तो 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 छन 66। तो 1% की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 26 आ गई, और हमें निकालनी कितनी है 56% की। 56% की निकालेंगे तो क्या करेंगे 56 × 26, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56 × 26 कितना होता है, जब 56 और 26 की हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1404। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। समझ में आया। इस टाइप से सवाल को करेंगे। अगला सवाल देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि कुर्सी 140 रुपए की छूट के बाद 300 रुपए में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है हमें, हानि प्रतिशत। सीपी हमें नहीं पता है, एमपी हमें निकाल लेंगे, एमपी सवाल से हम निकाल लेंगे। देखो 140 रुपए की छूट दी जा रही है और तब कुर्सी कितनी की बेची जा रही है 300 रुपए में बेची जा रही है। तो कुर्सी बेची कितनी जा रही है 300 रुपए में, और छूट कितने की दी गई थी, छूट दी गई थी 140 रुपए की। तो 140 इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 440। ये हमारा क्या है एमपी आ गया, और एमपी सीपी से कितना अधिक है 10% अधिक है। कितना अधिक है 10% अधिक, यानी 110%। 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है 440। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी का 100%
440/110 गुणा 100 कर देंगे। तो जब हम इससे इसे काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार। तो 400 हमारा सीपी आ गया। सीपी कितना आ गया, 400। सीपी हमारा आ गया 400, ठीक है ना। तो 300 रुपये में कुर्सी बेची गई है, तो हानि प्रतिशत बताना है हमें, ठीक है ना। जब 400 की चीज 300 में बेची जाएगी तो कितनी की हो रही है, 100 की हानि हो रही है। और इससे प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा 100, 2 जीरो 2 जीरो, ये आ जाएगा हमारा 25%। 25% की हमें हानि हो रही है, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है इसमें, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो वास्तविक गोले का आयतन नए गोले के आयतन का अनुपात क्या है। तो देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई और क्यूब, ठीक है ना। तो हमारा ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, चाहे हम आयतन घटाएं या बढ़ाएं, तो हम जो आयतन होगा हमारा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, यानी वॉल्यूम जो अनुक्रमानुपाती होगा वो होगा हमारे आर क्यूब के, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे पहला हमारी क्या थी, आर, पहली त्रिज्या क्या थी, आर थी, ठीक है ना। उसके बाद में त्रिज्या हुई 2r यानी 2 गुनी। तो इनके आयतन में कितनी वृद्धि हुई है, इनके आयतन का अनुपात कितना होगा। देखिए इसका अनुपात होगा, इसका आयतन होगा आर क्यूब, और जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और आर का क्यूब आर, तो आर क्यूब से ये आर क्यूब कट जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया हमारा, 1:8। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये हमारे आयतन का अनुपात आ जाएगा त्रिज्या दुगनी करने के बाद। तो इसमें क्या ज्ञात करनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें समय कितना दे रखा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 सेकंड गुणा 29 सेकंड। 29 क्या है, मीटर प्रति सेकंड चाल है, ठीक है ना। और इसमें से हम ट्रेन की लंबाई घटा देंगे, ठीक है ना। ट्रेन की लंबाई हम घटा देंगे इसमें से। तो ट्रेन की लंबाई क्या दे रखी है इसमें, जो 26 गुणा 29, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 29 कॉमन ले सकते हैं, और 42 माइनस 26, यहाँ पर देखिए 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 3 3 16, 16 गुणा 29 आएगा। तो 16 की गुणा जब हम 29 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 गुणा 144, हासिल लगा 14, 16 दूनी 32, 2 14 46। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला सवाल दे रखा है 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर अपॉन में 0.27 प्लस 0.13, इसका हमें मान ज्ञात करना है। सवाल क्या दे रखा है, 0.27 का होल स्क्वायर माइनस ये हमें सवाल दे रखा है, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो कैसा आ जाएगा, देखिए ये इस टाइप के सवाल से होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन a प्लस b। यहाँ पर हमने 0.27 को a माना है और 0.13 को हमने b माना है। तो ये इस टाइप के सवाल है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस b ऊपर का जो हो जाएगा और a माइनस b, ये इस फॉर्म पर टूट जाएगा, और नीचे a प्लस बी है तो a प्लस बी से a प्लस बी घट जाएगा, और ये क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक ही जगह कितना लिया था हमने, 0.27
और b की जगह कितना लिया था, माइनस की जगह माइनस, और 0.13। इसे सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 0.14 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 0.14 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 10 सेंटीमीटर आधार और प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और बाकी जो दो भुजाएं समान भुजाएं वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी त्रिभुज की। तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए बीचों बीच में ये तो 10 है, दो भागों में बांट देंगे इसको, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो ऊंचाई निकालेंगे यानी h, तो h कैसे निकालेंगे, आयतोवर्ष में लगा के निकाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 माइनस h स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, आयतोवर्ष में लगाएंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारा 11, h स्क्वायर बराबर 11, तो h बराबर क्या आ जाएगा, √11, ठीक है ना। ये हमारी हाइट आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना दे रखा है यहाँ पर हमारा 10 गुणा ऊंचाई कितनी निकाली है हमने, √11, तो कितना आ जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, तो हमारा 5√11 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये वाला आंसर हो गया, ठीक है ना, 5√11। अगला सवाल है 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु की 4 गुनी से 6 अधिक है। पोते की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। तो इस सवाल को कैसे करेंगे हम, पोते की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हम इसमें क्या मान लेंगे, माना दादा की आयु कितनी मान लेंगे इसमें x, और पोते की, पोता y है। ये वर्तमान आयु हमें क्या है, वर्तमान आयु, ठीक है ना। अब हम इसको सवाल के अनुसार करेंगे। तो इसमें सवाल में हमारा क्या दे रखा, 3 वर्ष पहले, ये वर्तमान आयु है, तो x माइनस 3 वर्ष पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी है, पोते की आयु की 6 गुनी है। तो यानी पोते की आयु भी जब 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3, और इसके कितना हो जाएगा, 6 गुनी। ये हमारी समीकरण 1 बन गई, ठीक है ना। इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर y माइनस 3, तो अंदर 6 से गुणा करेंगे तो 6y माइनस 18, तो x माइनस 6y, ये 6 इधर को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, और माइनस का 3 उधर जाएगा तो ये कितना बचेगा, माइनस 15। ये हमारी समीकरण 1 बन गई, ठीक है ना। अब उसमें दूसरी शर्त क्या बोली है, दूसरी शर्त बोली है इसमें 3 वर्ष बाद उसकी आयु पोते की आयु की 4 गुनी से 6 अधिक है, यानी 3 वर्ष बाद। तो अब की बार क्या करेंगे हम, x प्लस 3 बराबर 22 में कितना जोड़ेंगे, 3, दोनों की आयु में 3 जोड़ेंगे, और 4 गुनी यानी गुणा 4 गुनी से कितनी अधिक है, 6 अधिक है, तो प्लस 6 कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर, इसकी 4 से अंदर गुणा करेंगे तो 4y प्लस 4 3 12, और इसमें प्लस 6 जोड़ देंगे। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x माइनस 4y बराबर 3 उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है 3 उधर घट जाएगा, 12 में से 3 गए कितना बचे, 9, 9 6 15,
ये हमारा 15 आ गया, ये समीकरण 2 आ गई। जब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, समीकरण पहली कितनी है हमारी, x माइनस 6y बराबर माइनस का 15 और समीकरण 2 कितनी दे रखी है, x माइनस 4y बराबर 15। ठीक है ना। तो हम इसे घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर ये घटाएंगे, माइनस हो गया, यहाँ पर ये माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, x से x कट गया, 6 में से जब हम 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2y माइनस का बराबर माइनस का 30। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 15। तो पोती क्या ये पूछी थी इसमें, और पोती क्या हमने क्या मानी थी, y, और y बराबर हमारा क्या आ गया है, 15। सही है। हमारा एक आखिरी सवाल रह गया है। ठीक है ना, इसे करते हैं। इस सवाल में क्या बोला है, चुनाव वाला सवाल है। ठीक है ना। तो इसमें बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे, 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया और 48% मत अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 53% मत मिला। ठीक है ना। और 304 मतों से जीत हासिल की। नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो हम इसमें मानेंगे, इस सवाल में हम क्या मानेंगे, इस सवाल में हम मानेंगे कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 100। ठीक है ना। इसमें से 10% मत ने 10 ने हमारा नहीं डाला है और 90 ने मत डाला है। ठीक है ना। 90% ने मत डाला तो 100 का 90% 90 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इसमें बोला है 48% वो 48 मत अवैध पाए गए। कितने मत अवैध पाए गए, 48। ठीक है ना। उसके बाद बोला जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता हो, यानी कुल मतदाता कितने हैं, 100। कुल मतदाताओं का 53% मत मिला है। कितना मत मिला है, 53%, यानी 100 का 53 कितना हो जाएगा, 53 और मिला है। और 304 मतों से जीत हासिल की है। तो नामांकित मतों में कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे, 10% तो अवैध है, और ये कितने हैं, 53। कुल मतों का उसे जीतने वाले को 53 मिले हैं। तो 90 में से हम 53 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37। 90 में से हम जब 53 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37। यानी दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं, दूसरे को कितने मिले हैं, 37% वोट मिले हैं। ठीक है ना। 37% वोट मिले हैं। तो उसने जीत कितने से हासिल की है, देखिए इन दोनों का डिफरेंट लेंगे, 53 और 37 का डिफरेंट कितना आ जाएगा, 13 में 7 गया 6 और यहाँ 4 16% आ गया। 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 304, जिसमें से कि 48% मत अवैध है। तो 48% हम इसमें, अब 48% बोल रहा हूँ, 48 मत अवैध है तो 48 हम इसमें से घटा देंगे। क्या, 48 हम इसमें से घटा देंगे। तो 16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 48 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 29 में से 4 गया 25। 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 256। तो 1% की निकालेंगे तो 16 से ही कितने काट रहे हैं, 256, 16 का वर्ग होता है तो 16 बार कटेगा। 1% की वैल्यू आ गई हमारी 16। ठीक है ना। और 100% की कितनी आ जाएगी, फिर 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 1600। यानी उसमें कुल जो मतदाता थे वो कितने थे, 1600 थे। तो जहां भी ऑप्शन में 1600 आंसर होगा, 1600 लगा देंगे। ठीक है ना। सही है भाई। देखिए इसमें थोड़ी सी कमियां रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समय आने पर सब सुधर जाएंगी। अगर आपको सॉल्यूशन सही लगे हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में इस पर बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना इतना अच्छा कंटेंट देता मैं, इतना अच्छा कंटेंट देता बहुत ज़्यादा।
थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।